देखा था थोड़ा बहुत इसके बारे में कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, ठीक है। कैसे एक बॉडी जो है कब एक रेस्ट में बोला जाएगा, कब एक बॉडी मोशन में कहलाता था। हमने एक एग्जांपल लिया था सिंपल सा, उसी से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा उसके बारे में एक डेफिनेशन वगैरह भी देखना है अपने को, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। एक दो बातें मैंने बता दी थी, उसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये जैसे मान लो ये हमने लिया था कि ये कोई भी बस या ट्रेन मान लो, इसके अंदर दो आदमी बैठे हुए हैं। एक ये इधर, एक आदमी यहाँ पे था, एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। और एक आदमी इसके बाहर बैठा हुआ था, ठीक है। अब एक बात देखो, ये ए, इसका नाम बी और ये ले लिया सी। मैंने बोला था कि अबाउट बी अगर हम लोग बात करें, अबाउट बी, अगर बी के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो ये क्या हो रहा था कि ए ने बोला था कि मोशन में, और सी से पूछा जाए तो सी ने क्या बोला था कि रेस्ट पे, ठीक है। अब एक बात जरा ऐसे समझो कि मैंने बताया था कि एक ही आदमी जो है, हाँ सी ने बोला रेस्ट पे, वही तो मैंने बोला कि देखो यार, एक आदमी ए ने बोला कि वो बी जो है वो मोशन में है, और सी जो ने क्या बोला कि वो रेस्ट पे है। तो मैंने एक बात बताई थी कि देखो यार, कोई भी आदमी जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। आप वो चीज डिसाइड करने के लिए आपको किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ये चीज सोचना जरूरी है। तो एक तरह से रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स है कि हाँ यार किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। दूसरा मैंने बताया था कि पूरे चैप्टर में हम कैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करने वाले हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में डील करने वाले हैं। दूसरा एक और पॉइंट मैंने बताया कि अर्थ जो होता है वो हम लोग कैसा लेके चलेंगे, रेस्ट पे। हमेशा थ्रू आउट द चैप्टर यही मान के चलेंगे कि अर्थ कैसा है, रेस्ट पे है। ना तो उसका रोटेशनल मोशन हमें कंसिडर करना है, और ना ही उसका रिवॉल्यूशन कंसिडर करना है सन के अराउंड। अब एक बात देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने कैसे सोचा कि ये जो बी है वो मोशन में है, और सी ने कैसे सोचा कि बी जो है वो रेस्ट पे है। तो ये चीज देखो, उनने ये सोचा होगा कि यार ये मैंने बताया था कि थोड़ी देर बाद मान लो अगर ये बस मूव कर रही है तो ये थोड़ी देर बाद ये बस यहाँ पे आएगी, ये बी जो होगा वो यहाँ पे होगा, सी जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखो यार, ए ने क्या सोचा कि यार ये आदमी बी जो है वो थोड़ी देर पहले हमसे इतनी दूर है और अब जो है इतनी ज्यादा दूर है। यानी उसने सोचा कि इस ये थोड़ी देर पहले हमारे पास था, अब काफी ज्यादा दूर है। सी ने क्या सोचा कि ये मेरे सामने बैठा था थोड़ी देर पहले भी और थोड़ी देर बाद भी मेरे सामने ही बैठा है। यानी पहली चीज जो हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, वो चीज डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, इसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी एक और चीज बात बोली मैंने कि थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद वाली भी बात की थी मैंने, यानी किसके साथ हम लोग देख रहे हैं, तो टाइम के साथ, कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और तीसरी बात, यहां से ए ने ये देखा कि ये थोड़ी देर पहले हमसे इतनी दूर था और थोड़ी देर बाद हमसे इतनी दूर है। सी ने क्या सोचा, थोड़ी देर पहले भी मेरे सामने बैठा था और अभी भी मेरे सामने ही बैठा हुआ है। यानी सी जो पोजीशन मेजर कर रहा है वो अपने रिस्पेक्ट में, ए जो पोजीशन मेजर कर रहा है वो अपने रिस्पेक्ट में। तो जब भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन डिसाइड करेंगे तो हम हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस बोलेंगे, कि उसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस, ठीक है। तो अब एक बात देखो यार, मोशन में कब कहलाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा हो, किसके साथ, टाइम के साथ, विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, इसको क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो वो किस क्या कहलाएगा, मोशन में। अदरवाइज अगर वो चेंज नहीं हो रहा हो तो किसमें कहलाएगा, रेस्ट में। तो बेसिकली रेस्ट और मोशन क्या होगा हमारा कि ए
position of an object changes with time with respect to a reference point, then object will be in motion. If position of object doesn't change, then object will be called at rest. ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट का मोशन या पोजीशन मेजर करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, बेसिकली with respect to which position of object is measured, with respect to which position of object is measured, या motion या rest of motion of an object is measured, पर position of object is measured। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि कब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, कब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, कब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये चीजें क्लियर हुई सभी को? हाँ या ना, ये बताओ, फटाफट बोलो। तो आप लोग यार अब डेफिनेशन लिखाने की तो जरूरत है नहीं यार इतना, कि अब ये चीजें तो सीधा समझने वाली चीज है। आप लोग चाहो तो अपने से लिख लेना कि एक पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो वो मोशन में नहीं चेंज होगा तो रेस्ट पे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक और चीज, जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर हम डील करेंगे ना, तो जिस समय हम उस ऑब्जेक्ट का मोशन डील करना शुरू करेंगे, जिस समय हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, वो टाइम हमारे लिए t=0 होता है। वो टाइम हमारे लिए t=0 होता है। बात समझो इस चीज को, आगे चल के आएगा 10 सेकेंड 20 सेकेंड। जब भी हम टाइम मेजर करेंगे तो हम इस तरह से नहीं मेजर करेंगे कि 12:10 या 15 या 1:20, ऐसा हम टाइम मेजर नहीं करेंगे। या आपको टाइम भी जो दिया रहेगा तो वो ऐसा नहीं दिया रहेगा कि एक आदमी 12 बजे चलना शुरू किया, 2:10 तक मूव किया, ऐसे टाइम नहीं दिया रहेगा आपको। वो टाइम किसके कैसे देंगे कि एक आदमी 10 सेकेंड तक मूव किया, 20 सेकेंड तक मूव किया, 5 सेकेंड तक मूव किया। तो ये बेसिकली हमारा क्या रहेगा, टाइम इंटरवल रहेगा हमारा। आगे जो भी हमें टाइम अगर लिखा हुआ कहीं भी मिलेगा तो बेसिकली है क्या, वो टाइम इंटरवल है अपना। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं वो टाइम हमारे लिए क्या होता है, t=0। वो टाइम क्या होता है हमारे लिए, t=0। जैसे हम इसका मतलब समझते हैं, जैसे मान लो एक आदमी यहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा है, मान लो कुछ किसी भी वेलोसिटी किसी भी स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है, थोड़ी बहुत स्पीड वेलोसिटी के बारे में पता है। वो पॉइंट ए से चलना शुरू किया है, लेकिन हमने जब वो बी पे पहुंच गया और थोड़ी देर बाद सी पे पहुंचा, ऑब्वियसली यार अगर मान लो लगातार चल रहा है तो पहले ए पे चलेगा, ए से चलेगा, फिर थोड़ी देर बाद बी पे पहुंचेगा, फिर थोड़ी देर बाद सी पे। मान लो हमने कब ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब वो आदमी बी पे था। कब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उसका मोशन, जब वो आदमी बी पे था। तो अब ये जो है ना, ये टाइम भले ये जो भी टाइम रहा हो, भले मान लो यहाँ पे 9 बजे चलना शुरू किया, यहाँ से 9:10 पे यहाँ पे पहुंचा और 9:20 पे यहाँ पे पहुंचा। ठीक है भाई, तो अब एक बार देखो, ये जब वो बी पे पहुंचा था और तब अगर हमने उसका मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो ये जो 9:10 होगा वो टाइम हमारे लिए t=0 होगा। और मैं ये बोलूंगा कि वो 10 मिनट बाद जो है वो सी पे पहुंचा है। मैं क्या बोलूंगा कि एक आदमी जो है वो बी से चलना शुरू किया और 10 मिनट के बाद वो सी पे पहुंचा है। ठीक है, तो ये टाइम हमारा भले 9:10 पे यहाँ पहुंचा था, वो 10 मिनट पहले से चल रहा था, लेकिन हमारे लिए ये t=0 होगा। हम यहाँ से हमने इसका मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो हम ये वाला टाइम जो होगा वो बोलेंगे कि हाँ ये हमारे लिए t=0 होगा। इसके बाद बोलेंगे कि यार 10 सेकंड के बाद वो सी पे पहुंचा। अगर कोई आदमी यहाँ पे जब ये था उस समय अगर ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उसके लिए t=0 ये होगा। वो ये बोलेगा कि 10 सेकंड बाद बी पे पहुंचा था, 20 सेकंड के बाद सी पे पहुंचा था। तो देखो यार t=0 अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सवाल में एक ही दिया हुआ रहेगा कि हाँ चाहे तो वो बी से ऑब्जर्व करा करके सी तक पहुंचाएंगे या डायरेक्टली ए से ऑब्जर्व करा के सी तक पहुंचाएंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार कौन सा टाइम से t0 ले। वो क्वेश्चन आपको डिफाइन करके देगा कि एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, 5 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचा।
तो हम यही मैं बोल रहा हूँ कि आगे चल के हम लोग जो भी बात करेंगे टाइम की, वो बेसिकली हमारा क्या रहेगा, एक तरह से टाइम इंटरवल। क्या रहेगा हमारे लिए? टाइम इंटरवल रहेगा कि हाँ यार वो 10 सेकंड तक मूव किया, या 5 सेकंड तक मूव किया, या 20 सेकंड तक मूव किया। तो 20 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड हमारे लिए टाइम इंटरवल होगा, ना कि टाइम होगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि ये टाइम 10 सेकंड, 20 सेकंड, ये सब टाइम इंटरवल होता है, ना कि टाइम होता है। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? पहले ये बताओ, फटाफट बोलो जल्दी से। क्या ये चीज क्लियर हुआ कि हमारे लिए जब भी मोशन ऑब्जर्व करेंगे, एक पॉइंट आएगा जिस जब हम ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे वो हमारे लिए t इक्वल्स टू 0 होगा, उसके बाद का जो भी टाइम होगा वो हमारे लिए टाइम इंटरवल की तरह काम करेगा। अरे भाई हाँ या ना? चलो अब इसके बाद एक बात देखो, अगर मान लो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए बात करें हम लोग, ये वाला ऑब्जर्वर छोड़ो, इस वाले ऑब्जर्वर की बात करते हैं। ये बोलेगा कि t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे कहाँ पहुंचा? c पे। और ये बोला जा सकता है ना कि t इक्वल्स टू -10 सेकेंड पे वो आदमी a पे था। हाँ या ना? सही है कि गलत? t0 मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, मुझे किसी ने बताया, पता है तुमको 10 मिनट पहले वो यहाँ पे था। 10 सेकंड नहीं, 10 मिनट होगा। अगर किसी ने बताया कि पता है वो 10 मिनट पहले वो ए पे था, तो मैं क्या बोलूंगा कि t इक्वल्स टू -10 पे वो आदमी यहाँ ए पे था, t इक्वल्स टू 0 पे मेरे सामने था जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे वो c पे है। समझ आया सभी को? हाँ या ना? पहले ये बताओ। तो एक बात देखो, लेकिन आगे चल के जो है ना, ये वाला टाइम हम लोग नेग्लेक्ट करने वाले हैं आगे चल के। इसका मतलब ये नहीं, देखो यार, आगे चल के ये लाइन हम क्या बोलेंगे कि यार टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए ये वाला टाइम अगर 2 वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वाली वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे। बताता हूं मैं। एक आदमी जब यहाँ पे पहुंचा था, वो मूव करना यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे t इक्वल्स टू 10 मिनट पे पहुंचा, मतलब 9:10 पे, 9:20 पे वो यहाँ पे पहुंचा। जब आप सपोज वो यहाँ पे था, उस समय आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो ये जो टाइम होगा वो आपके लिए t इक्वल्स टू 0 होगा। इसके 10 मिनट के बाद आप बोलोगे कि वो यहाँ पे पहुंचा है, और उसके 10 मिनट पहले वो यहाँ पहुंचा है। तो ये पूछा जाए कि सी पे कब था, तो क्या बोलोगे कि t इक्वल्स टू 10 मिनट पे। ए पे कब था, तो t इक्वल्स टू -10 मिनट पे। लेकिन ये तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 10 सेकेंड, अरे वो तो भाई कुछ भी अपने पास वैल्यू ले लिया अपन ने। ये देखो ना, 9:10, 9:20 हुआ ना, तो ये 10 मिनट की तो बात हुई। 10 मिनट में ही तो बी से सी पहुंचा है। वो 10 सेकेंड में पहुंचे वो अलग बात है, अपने वो तो सवाल बताएगा अपने वो कितनी देर में पहुंचा है वो। तो समझे यार, -t=-10 मिनट पे वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है? ए पे। लेकिन आगे चल के हम ये वैल्यू नेग्लेक्ट करने वाले हैं, ध्यान रखो। हम यही बोलेंगे कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए हम उस टाइम को, उस ये वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि यार बेसिकली हमें वही मोशन के बारे में हमें देखना रहता है जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया है। उसके पहले का क्या हुआ था हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है, और ना ही वो वैल्यू हमसे पूछा भी जाएगा। तो इसीलिए वो हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव वैल्यू जो आएगी वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हम काउंट करेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? तो आज के बाद हम लोग जो भी टाइम की नेगेटिव वैल्यू आएगी वो नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन वो गलत टाइम नहीं होता है। उसका मतलब होता है थोड़ी देर जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उसके पहले की बात है। और पहले की बात कौन करता है भाई? पहले की बात हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं कि पहले की बात भी करना है। हम तो जब से देखना शुरू किया उसके बाद की बात करते हैं। समझ आया ये चीज? हाँ या ना? फटाफट बोलो जल्दी से। कि नेगेटिव आए तो ये मत समझना वो वैल्यू गलत ही है, इक्वेशन गलत है। वो जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया उसके पहले की बात होती है, और हम उसको काउंट नहीं करते, इसीलिए हम ये बोल के नेग्लेक्ट कर देंगे कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो टाइम t इक्वल टू 0 हमारा जो भी पॉजिटिव आएगा वही होता है। t इक्वल टू 0 क्या होता है कि जिस समय हमने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, t इक्वल टू 0 क्या होगा कि जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, जब पार्टिकल का मोशन जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू किया। क्या ये टाइम से रिलेटेड?
सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना ये बताओ भाई। टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ कि ना, फटाफट बोलो जल्दी से। चलो नेक्स्ट, अब हमने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आते हैं अपन, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले भी थोड़ा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इससे पहले 9th-10th में पढ़ा ही होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर साइंस से आपका कोई वास्ता हो जीवन में। तो नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। तो देखो यार, सबसे पहले ये मान लो हमने वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस, पहले ऐसे समझ लो। थोड़ा इन जनरल जो हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे, थोड़ा वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर लिखने का तरीका तो हमारा थोड़ा अलग रहेगा। मान लो अपने पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई आदमी जा रहा है, क्या ए से बी तक जाने के मैं ये बोलूं कि 500 रास्ते, तो सही है या गलत है? मैं ये बोल रहा हूँ कि ए से बी तक जाने के 500 रास्ते हो सकते हैं, हाँ या ना? अगर सपोज आप यहाँ से घर से जेनेसिस आते हो, बहुत सारे रास्ते होंगे, कभी आप इधर से आओगे, कभी कहीं पूरा करनाल घूम के आओगे, कभी कुछ और घूम के आओगे, कभी दिल्ली होते हुए घूम के आ जाओ, कहीं से भी आ सकते हो। बहुत है भाई, सही है। तो मान लो सपोज कोई एक आदमी इस रास्ते पे जा रहा है, कोई आदमी इस रास्ते पे जा रहा है, कोई आदमी ऐसे रास्ते पे जा रहा है, ऐसे बहुत सारे रास्ते पे आ सकता है। तो ये जो पाथ, जैसे मान लो इसको हमने नाम दे दिया पाथ 1, इसको मैंने बोल दिया पाथ 2, इसको मैंने बोल दिया पाथ 3। तो एक बात देखो यार, सब आ रहे हैं एक जगह से, ए से लेके बी तक ही आ रहे हैं, लेकिन सबका एक जगह से दूसरे जगह तक आने का रास्ता जो है वो अलग अलग है। तो सब अलग अलग, जो भी जिस पाथ पे चल रहा है, मान लो एक आदमी इधर यहाँ से यहाँ जा रहा है इस वाले पाथ पे, एक आदमी इस पाथ पे जा रहा है, एक आदमी इस पाथ पे जा रहा है, तो जो भी जिस पाथ पे जो चल रहा है उसकी जो लेंथ होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब बेसिकली क्या है, ए से लेकर के आप बी तक पहुंच रहे हो, जिस भी पाथ पे आप चल के आ रहे हो वो क्या है? उसका डिस्टेंस ट्रेवल। सपोज कोई इस रास्ते पे चल के आ रहा है, इसकी जो लेंथ होगी वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। कोई इस रास्ते पे चल रहा है, तो इसका डिस्टेंस, जो इसकी लेंथ होगी वो डिस्टेंस ट्रेवल। इस रास्ते पे चल रहा है, तो ये जिस रास्ते, इस रास्ते पे चल रहा है, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो इसकी लेंथ होगी वो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब क्या होगा? तो लेंथ ऑफ path followed by, length of path followed by object, length of path followed by object। जो भी जिस भी पाथ पे जाएगा, जो भी पाथ होगा उसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या क्लियर हो गया, हाँ या ना? डिस्टेंस ट्रेवल सिंपली क्या होगा कि लेंथ ऑफ पाथ, जिस भी पाथ पे वो आदमी चल के जा रहा है उसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं अपन, ठीक है, डिफाइन करने का तरीका। अब ये तो यार 8th-9th वाला तरीका हो गया, अब अपन थोड़ा सा बड़े हो गए तो थोड़ा ढंग से लिखते हैं हम इसको। जैसे मान लो, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लिया हमने वाई एक्सिस, ठीक है। एक आदमी यहां से लेकर के पॉइंट ए से लेकर के वो पॉइंट बी तक जा रहा है, ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर मान लो आर आई हो गया, ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर आर एफ हो गया। वो कोई इस रास्ते पे चल के आ रहा है, इस रास्ते पे ए से बी तक वो जाने के लिए, ये सीधा रास्ता नहीं, ये इस रास्ते पे चल के आ रहा है। तो हमारा पाथ डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? तो जो इसकी लेंथ होती है ना, तो जो इसकी लेंथ होती है, तो देखो यार अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ये छोटा सा पार्ट लो, ये एक अपने पास अगर बहुत छोटा सा पार्ट ले तो हमारा क्या मिलेगा? एक DL1 वेक्टर। DL1 एक बात समझ लो पहले एक चीज, DL1 जो है ना, अभी आज मैं डिफरेंशिएशन भी शुरू करूंगा। ये DL1 जो होता क्या है, उसका मतलब कि कोई भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे L लेंथ, जैसे मान लो ये एक लेंथ हो गया, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट अगर लिखना हो, बिल्कुल जितना आप स्मॉलेस्ट सोच सकते हो उससे भी ज्यादा स्मॉलेस्ट है ये, मतलब ये दोनों लगभग एक दूसरे के बिल्कुल ही पास हैं। तो उसको हम क्या लिखेंगे? इस लेंथ L का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट अगर लिखना हो तो DL। अगर ये X लेंथ है तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं? DX। Y है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट DY। Z है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट DZ। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा है इसको,
ये मान लो स्मॉलेस्ट पार्ट है तो इसको हमने क्या लिखा dl1, फिर एक स्मॉलेस्ट पार्ट dl2, फिर स्मॉलेस्ट पार्ट dl3। क्योंकि एक बात देखो यार, होगा क्या एक्चुअली, अगर बहुत छोटा हुआ तो उस केस में आएगा क्या हमारा, अगर बहुत छोटा हुआ तो हमारा क्या बनेगा, अगर बहुत छोटा हुआ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, हाँ या ना ये बताओ। अगर काफी स्मॉल हुआ तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ये बताओ हाँ या ना ये बताओ भाई। पहले मान लो अगर मैंने कोई एक ऐसा कर्व ड्रॉ कर दिया, अगर यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक लिया एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक वेक्टर की तरह ही है, ठीक है। फिर ये भी एक बहुत छोटा सा वेक्टर होगा, फिर धीरे धीरे कर्व होता जाएगा अपना। तो ये हमने मान लिया dl1 dl2 dl3 ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स मिलेंगे। तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है क्या, तो जो सारा जो लेंथ है ना उन सब का एडिशन है। मतलब एक तरह से सारे जो लेंथ जो है, लेंथ जो है मतलब इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, सारे मैग्नीट्यूड को ऐड करते जाए तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे की लेंथ मिलेगी, और वही हमारा क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक तरह से हम क्या लिखेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा वो हमारा क्या होगा, बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड d इक्वल्स टू क्या आएगा, तो जितने सारे जो लेंथ आ रहे हैं इन सब का इंटीग्रेशन साइन होगा। एक थोड़ा सा और यहाँ पे एक और चीज समझो, DLI वेक्टर, DLI वेक्टर का अपन क्या करेंगे सिग्मा ऐसा लिखते हैं अपन, हाँ है ना, DLI वेक्टर ऐसा लिखते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीजों को ऐड करना रहता है तो हम लिखते हैं ना, जैसे मान लो अगर हमें लिखना रहे ऐसे x इक्वल्स टू क्या लिखना हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये पहले हम लोग यूज करते आए होंगे। तो क्या लिख देंगे इसको, सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 से लेके 4 तक, यही लिखोगे हाँ है ना। सिग्मा यूज करते हो 1 से लेके 4 तक का ऐड करने का, अरे यही लिखोगे ना। तो अब एक बार देखो इसमें क्या 1.1 वाला आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 डायरेक्ट ये सारी वैल्यू आ रही है। अगर मुझे ऐसा लिखना हो कि 1 से लेके 4 तक के सारे नंबर का एडिशन, तो मैं उस समय क्या करूंगा इंटीग्रेशन साइन। अभी आज शुरू करेंगे अपन इसके बारे में भी, हम लोग क्या देखेंगे इंटीग्रेशन साइन, हम लोग उस समय देखेंगे, ठीक है। हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन साइन, ये हमारा किसका साइन है इंटीग्रेशन, इसका काम भी वही है, इसका काम भी वही है, लेकिन ये क्या है, ये केवल ये 1 2 3 4 को ऐड करेगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। लेकिन 1 से लेके 4 तक के सारे नंबर के स्क्वायर का सम, तो उसके लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ DLI, ये एक बात देखो DLI वेक्टर का मॉड लेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी कि सबका मैग्नीट्यूड का सम करना है यार, हमें लेंथ निकालनी है, इसकी इस पूरे की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे उसको सिग्मा DLI वेक्टर का मॉड, उसी को बेसिकली हम कैसे लिखेंगे DLI वेक्टर का मॉड, उसका इंटीग्रेशन, यही हमें क्या देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या ये चीज समझ आया सभी को, हाँ या ना। अभी इंटीग्रेशन साइन के बारे में ज्यादा मत घबराना, अपने को बस ये देखना है कि यहाँ से लेके सारी वैल्यू को ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलो यार, अब आते हैं कि ये सारा ये एक तरह से क्या है समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, समेशन ऑफ क्या है मैग्नीट्यूड, समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड है। अब सबका समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड अगर है तो जरा सोचो इसके बारे में, समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा कैसी क्वांटिटी होगी, अगर सारे मैग्नीट्यूड को ऐड करके अगर हमें एक क्वांटिटी मिल रही है तो क्या इसके पास डायरेक्शन होगा क्या, ये बताओ। अगर सबके मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4 सबके मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, तो जब सबके मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे तो हमें फाइनली मिलेगा क्या, मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, हमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा केवल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड के पास क्या होगा ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के पास क्या चीज होगी, तो ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो एक बात बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, हाँ कि ना ये बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसी क्वांटिटी होगी,
स्केलर क्वांटिटी, हाँ या ना। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा क्या होगा, सिर्फ ये समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड है तो हमारा कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, इसका एसआई यूनिट वगैरह अगर हम लोग बात करें, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा, मीटर होता है। सीजीएस यूनिट के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, तो सीजीएस यूनिट के तौर पे सेंटीमीटर ले लो। बाकी उसके अलावा और सारा क्या, किलोमीटर, मीटर, सॉरी मिलीमीटर, ठीक है, जो भी डिस्टेंस, जो भी अलग यूनिट मेजर यूज करना हो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बड़ा डिस्टेंस होता है तो किलोमीटर में करते हैं, थोड़ा छोटा हो गया तो मिलीमीटर यूज कर लेते हैं। क्या याद है, क्लियर? सीजीएस यूनिट का मतलब ये चीज देखो यार, ऐसा यूनिट थोड़ा सा, मैं अभी यूनिट एंड डायमेंशन आपको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन थोड़ा सा ये मैं समझ ले यहाँ पे। ऐसा यूनिट जो रहेगा वो क्या होता है कि एक कुछ यूनिट सिस्टम, पहले एक बार देखो हुआ क्या था स्टार्टिंग में, कि जिसके घर में जैसा, जैसे मान लो अलग अलग कंट्री वाले तो एक दूसरे के कांटेक्ट में उतना आते नहीं थे, तो जिसको जिस कंट्री में जैसा लगा कि हाँ यार ये यूनिट यूज करना चाहिए, तो सबने अपने अपने हिसाब से बना लिया। किसी ने बोला लेंथ को मैं फुट में मेजर करूंगा, किसी ने बोला सेंटीमीटर में करूंगा, किसी ने बोला मीटर में मेजर करूंगा। लेकिन ये दिक्कत आने लगी, तो इसीलिए बाद में हमने क्या किया कि एक जो साइंटिस्ट की एक कमेटी हुई और उन्होंने क्या किया कि एक बता दिया कि सेट ऑफ यूनिट डिफाइन कर दिया हर एक क्वांटिटी का, कि हाँ यार अब आपको जो है इंटरनेशनल लेवल पे जब भी यूज करना हो तो आप इस सेट ऑफ यूनिट्स को ही यूज करोगे। ठीक है, चाहे अब भले आपको घर में जो मन करे वो कर लो, लेकिन अगर बाहर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको कोई भी क्वांटिटी या कोई भी चीजें अगर मेजर करके बतानी है वैल्यू, तो आप उसके लिए इस पर्टिकुलर सेट ऑफ यूनिट की ही बात करोगे। तो उसको हमने बोला एसआई यूनिट। तो वैसे ही एसआई यूनिट से पहले जो है एक दूसरा यूनिट सिस्टम था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो उसमें हम लोग सेंटीमीटर में लेंथ मेजर करते थे, मास को ग्राम में मेजर करते थे, टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। तो वो भी थोड़ा बहुत यूज होता है, इसीलिए हम सीजीएस यूनिट सिस्टम को भी हर जगह पढ़ते हैं। बाकी और भी बहुत सारा हुआ था, एफपीएस हुआ था, एमकेएस हुआ था, तो उन सब के बारे में उतना नहीं पढ़ते हम लोग, क्योंकि उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है। लेकिन ऐसा यूनिट सिस्टम जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद थोड़ा सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो दोनों यूनिट सिस्टम में अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब यूनिट एंड डायमेंशन होगा तो। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया डिस्टेंस के बारे में, हाँ या ना ये बताओ, डिस्टेंस के बारे में क्लियर हो गया सभी को? चलो फिर आगे देखते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग फिर से वापस आएंगे कि कैसी क्वांटिटी होती है, ये जीरो होगा नहीं जीरो होगा वो सब देखेंगे अपन। लेकिन अब थोड़ा सा पहले, उससे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें, डिस्प्लेसमेंट से चलो देखते हैं। इंटीग्रेशन वाला भी आएगा बेटा, टेंशन ना लो। अभी इंटीग्रेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन का थोड़ा यूज अभी अभी पूरा अभी जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही पहले खत्म कराया जाएगा। ठीक है, मैथ्स का पार्ट है थोड़ा, तो जितना यूज आपका होगा फिजिक्स में उतना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो देख लेते हैं, उसके बाद चलो देखो अब यहाँ से देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो यार, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, अगर सिंपली हम लोग जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है अपना, कि सर एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी। यहां से ये हमें क्या बताता है कि ये हमें बताएगा चेंज इन पोजीशन। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, या बोलोगे चेंज इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स, तो कुछ भी बोल सकते हो यार। ठीक है, तो एक बार देखो, मान लो एक आदमी इस वाले रास्ते पे जा रहा है, एक आदमी ऐसे रास्ते पे जा रहा है, एक इधर से चलते हुए ऐसे जा रहा है। लेकिन यार जाने के लिए सारे सारे भले अलग अलग पाथ पे जाएं, लेकिन अगर बात करें चेंज इन पोजीशन की, हम लोग क्या बात करें, चेंज इन पोजीशन की बात करें। देखो वेक्टर में थोड़ा बहुत हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा भी था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन की बात करोगे तो आप सीधा ये देखोगे कि इनिशियल और ये रहा फाइनल पॉइंट, आप बस उसको ज्वाइन करो। भले चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पे गया हो, इधर से गया, इधर से गया,
या इधर से गया, लेकिन उसके पोजीशन में चेंज कितने का हुआ, तो यही वाला चेंज हुआ, पोजीशन में चेंज यही वाला हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और बी जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनल पोजीशन। बी जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनल पोजीशन। ए जो है वो इनिशियल पोजीशन, बी जो है वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनल पोजीशन। और इसका ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो हम कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, और ये क्या होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। क्लियर हुआ ये चीज, ये हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। हमने ये चीज पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो चेंज इन पोजीशन। मान लो सपोज एक आदमी यहाँ से सपोज ऐसे पाथ पे जा रहा है, पोजीशन ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हो गया, तो ये इसके पोजीशन में कितने का चेंज, ये आएगा। ठीक है, चलो यार, तो ये थोड़ा सा आप ढंग से लिखते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो देखो यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में अगर देखें, जैसे मान लो ये हमने y एक्सिस लिया, ये हमने x एक्सिस ले लिया, ये y हो गया और ये x एक्सिस। ये इनिशियली पॉइंट A पे है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये रहा ri, और फाइनली ये आदमी यहाँ पे पहुंच गया है, ये पॉइंट B पे, ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ध्यान से जरा देखना इसको। वो आदमी जो है वो सपोज वो अलग रास्ते पे चल के आ रहा है, वो ये वाले रास्ते पे चल के आया, वो सीधे जाना पसंद नहीं कर रहा था, तो ये वाले रास्ते पे वो चल के आया। ठीक है, तो अब देखो यार, यहाँ पे अगर वो सीधे रास्ते पे चल के नहीं आ रहा है, तो हुआ क्या यहाँ पे, ये इस वाले रास्ते पे चल के आया। तो हम लोग एक बात देखो यार, इसके पोजीशन में चेंज निकालना हो तो एक बात सोचो, जब वो आदमी यहां से लेके यहां तक पहुंचा होगा, पोजीशन में चेंज कितना, तो बोलेंगे सर यहां से लेके यहां तक, हाँ कि ना, ये बताओ। पोजीशन में चेंज बोलेंगे तो ये लेके यहां से लेके यहां तक। फिर अगर वो यहां से यहां तक पहुंचा तो क्या बोलोगे, सर यहां से ये इसके पोजीशन में चेंज हो। तो ये मान लो अपने पास कितना हो गया, तो डेल्टा L1 वेक्टर, ये क्या हो गया, डेल्टा L2 वेक्टर। ऐसे ही बहुत सारे वेक्टर को ये ऐड करो, मान लो फाइनली जो है वो यहां से यहां तक पहुंचा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया डेल्टा L3 वेक्टर। तो अब एक बात सोचो जरा, कि ये अपने पास यहां से जब यहां गया तो ये पोजीशन में चेंज हुआ, यहां से यहां तो ये हुआ, यहां से यहां तो ये वाला हुआ। तो अगर पॉलीगन लॉ लगाए, पॉलीगन लॉ याद होगा सभी को, पॉलीगन लॉ सभी को याद होगा कि जैसे मान लो दो तीन वेक्टर हैं, एक ये हो गया, फिर इसके ऊपर ये हो गया, फिर इसके ऊपर ये हो गया, तो ए हो गया वेक्टर, एक वेक्टर बी हो गया, तीसरा सी हो गया। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करो, यही होता है ना, हाँ या ना। ए बी सी हुआ तो पहले के टेल से लास्ट वाले के, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो, ये पहले का टेल हो गया, ये लास्ट वाले का हेड हो गया, इसको ज्वाइन कर दो, यही इन सब का रिजल्टेंट देगा, और यही हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, क्या ये समझ आया। यहाँ से देखो, पहले एक आदमी यहाँ से यहाँ गया होगा, तो पोजीशन में ये चेंज, फिर यहाँ से यहाँ तो ये चेंज, फिर यहाँ से यहाँ तो ये चेंज आया, फिर फाइनली ये यहाँ से यहाँ तक आया। ये जब पूरा आएगा तो नेट इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये यही हमारा क्या होगा, जो डेल्टा एल वेक्टर है। ठीक है, इसी को हम लोग एक काम करते हैं, डेल्टा आर वेक्टर भी लिख देते हैं। तो यही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यही जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, चेंज इन पोजीशन, यही हमारा क्या कहलाएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, ये बताओ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो यहां से मैं देखूं तो डेल्टा एल वेक्टर हमारा क्या होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसके पास डायरेक्शन भी है, कहां से कहां तक होगा, तो ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट। तो ये इसके पास डायरेक्शन भी होता है, और वो जो डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा, तो इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन। भाई चलो ये बताओ भाई फटाफट, हाँ या ना, समझ आया सभी को यहाँ तक? ये बताओ। अब इसको मैंने लिखूं कि डेल्टा एल वेक्टर या डेल्टा आर वेक्टर को लिखूं, तो ये एक तरह से है क्या हमारा, तो बेसिकली ये हमारा क्या है, तो इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो क्या लिखेंगे इसको, तो डेल्टा L1 वेक्टर प्लस डेल्टा L2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही बहुत सारे अगर हैं तो बहुत सारे का एडिशन। तो हमारा डेल्टा आर वेक्टर जो आएगा वो उसको हम क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अगर बहुत छोटे छोटे वेक्टर है तो उसको क्या लिखेंगे, DLI वेक्टर, यही लिखेंगे। अगर बहुत छोटा वेक्टर है, ये मान लो मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट में लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक लो, यहाँ से फिर यहाँ तक, बहुत छोटे छोटे पार्ट में लिया, तो उसको क्या क्या लिखूंगा मैं, DLI वेक्टर। और उन सब को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा आर वेक्टर। क्या ये क्लियर है? अभी इंटीग्रेशन थोड़ा अभी जस्ट शुरू करने वाले हैं, बस ये चीज देखो, डेल्टा आर वेक्टर ये आएगा। इंटीग्रेशन का यूज क्या है, जैसे सबको ऐड करना हो, 1 से लेके बहुत सारी वैल्यू को ऐड करना हो, 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यू को ऐड कर दो। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? ये बताओ भाई, क्लियर हुआ ये चीज? चलो अब इसके बाद देखो डेल्टा आर वेक्टर। अब ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर थोड़ा अप्लाई करें यहाँ पे, तो ये मुझे लगता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर होगा, हाँ या ना? मैं एक बात देखो, मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा एल वेक्टर क्या है, तो इन सारे वेक्टर का एडिशन है। तो क्या लिखूंगा मैं, तो डेल्टा एल वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, या डेल्टा आर वेक्टर को, तो डेल्टा एल आई वेक्टर का समेसन, यही लिखूंगा, हाँ या ना? डेल्टा एल वेक्टर क्या आएगा हमारा, डेल्टा एल आई वेक्टर का समेसन, यही लिखूंगा, हाँ या ना? ये बताओ राहुल, फटाफट बोलो जल्दी से। यही लिखूंगा ना मैं, सारे डेल्टा एल आई वेक्टर का समेसन। अगर एक बात सोचो, बहुत छोटी छोटी वैल्यू हो जाए, बहुत छोटी छोटी वैल्यू, तो बहुत सारी वैल्यू जब ऐड करनी रहेगी तो हम उसको क्या लिखेंगे, DLI वेक्टर का इंटीग्रेशन। अभी बस यही ध्यान रखो कि बहुत छोटी छोटी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हम उसको क्या लिख देंगे, DLI वेक्टर का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? अब एक बात देखो यार, मैं ये बोलूं, अगर इसमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं अप्लाई करूं, तो RI प्लस डेल्टा एल का इंटीग्रेशन ये होगा, सॉरी रिजल्टेंट ये होगा। तो यहां से मैं डेल्टा आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, एक मिनट, डेल्टा आर वेक्टर की बात करें हम लोग तो क्या लिखेंगे, RI वेक्टर, इसी को मैं डेल्टा आर वेक्टर भी लिखते हैं कभी कभी। तो ये RI वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, RF वेक्टर। आर डेल्टा आर मैं इसीलिए ले रहा हूँ, तो ये भी आर है, ये भी आर है, इसीलिए डेल्टा आर लिख रहा हूँ। बाकी आप लिखने के लिए डेल्टा एल भी लिख सकते हो। RI प्लस डेल्टा आर इक्वल्स टू ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, कि पहले के हेड के ऊपर दूसरे का टेल है, और पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन कर दिया अपन ने। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या आएगा, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू, तो RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर, यही आएगा, हाँ कि ना? ये बताओ, आर डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डेल्टा का मतलब ये कोई भी चीज में चेंज होता है। जैसे मान लो आपके पास आज अगर सपोज कितना, अगर मान लो 100 रुपया है, कल 200 रुपये हो गया, तो डेल्टा मनी जो हुआ वो कितना हो गया, 100 रुपये का। अगर आपकी आज हाइट 5 फीट है, कल जो हो जाए 8 फीट हो जाए, तो ये डेल्टा H 3 फीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली ये क्या आएगा कि फाइनल पोजीशन वेक्टर, वैसे ये चीज हमने देख भी रखी है पहले, ये क्या आएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी होगी ये बताओ, स्केलर या वेक्टर? हमने इसके पास देखा मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ट्राइंगल ऑफ फॉलो वगैरह हो ही रहा है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, और ट्राइंगल लॉ के हिसाब से तो हम अप्लाई कर ही रहे हैं। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मान लो मैं इसके यूनिट की बात करूं, तो यूनिट की बात करूं तो क्या होगा, डायरेक्शन ध्यान रख रहा है, इनिशियल से फाइनल की तरफ।
अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट मीटर हो जाएगा। फिर से वही सीजीएस यूनिट बात करें तो सीजीएस यूनिट किसके बराबर, सेंटीमीटर। दूसरा इसके अलावा और भी जो यूनिट यूज करना है तो वो किलोमीटर, मिलीमीटर वगैरह, ये सब फुट वगैरह ये सब यूज कर सकते हैं। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट अब हम इसके बाद देख रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बहुत एक दो पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो थोड़ा बहुत एग्जांपल लेते जाएंगे, उसी से समझते जाएंगे कि हाँ क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्या चीज है। जैसे एक बात देखो, पहली बात मान लो एक आदमी x इक्वल्स टू 0 से चलना शुरू किया, x इक्वल्स टू 10 पे जा करके रुक गया है, ठीक है। अब अगर इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें कितना आएगा, ये बताना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? यहां से देखो, ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये मान लो ए पॉइंट, ये मान लो बी पॉइंट। डिस्टेंस कितना होगा, 10, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इनिशियल ये रहा, फाइनल इधर, ये कितना होगा, 10 मीटर। और ये डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी। डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, सेम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम ये बोल रहे हैं डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अगला सवाल अगर देखिए कि मान लो एक आदमी x इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया, x इक्वल टू 20 मीटर पे गया, और फिर वो वापस लौटना शुरू कर दिया और x इक्वल टू 5 मीटर तक लौट के भी आया। ये a हो गया, ये b और ये c। यहां से देखो x इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया, 20 तक गया, फिर x इक्वल टू 5 तक लौट के आया। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस डिस्टेंस कितना होगा, पहले 20 गया वो, और भाई 5 ये है। एक बार देखो 5 ये वाला है, x इक्वल टू 5 तक है, वो पहले 20 तो गया और उसके बाद लौट के कितना है, 15 लौटा है वो। एक बात बताओ भाई, x इक्वल टू 0 हुआ है, x इक्वल टू 5 पे पहुंचा है वापस, तो पहले 20 गया और उसके बाद 15 लौटेगा, तभी तो ये x इक्वल टू 5 पे पहुंचेगा, हाँ है ना। 15 लौट के आएगा तभी तो x इक्वल टू 5 पे पहुंचेगा। तो कितना हुआ, 35 मीटर। और ये अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये होगा, हाँ या ना, ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ज्वाइन कर दो। ये 0 से 5 तक, डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार देखो कि x इक्वल टू 0 से वो कहाँ तक गया है, पहले 20 तक। x इक्वल टू 0 से कहाँ तक गया हुआ है, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो पहले वो आदमी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 20 तक गया हुआ है। उसके बाद वो लौट के आना शुरू किया, कहाँ तक लौटा है, x इक्वल टू 5 मीटर तक लौटा हुआ है। मतलब पहले 20 गया और ये कितना होगा, ये 15 होगा। ये x इक्वल टू 5 है, ये कितना होगा, 15 होगा, हाँ या ना, ये बताओ। ये पूरा कितना होगा, 15, तभी तो ये 5 पे पहुंचेगा। तो x इक्वल टू 20 गया और 15 लौटा, कितना हो जाएगा, चला कितना दूर, 35 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्या करेंगे, ये लो इनिशियल पॉइंट, ये लो फाइनल पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, कितना हो जाएगा, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या समझ आया, डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन की तरफ, इनिशियल से फाइनल। यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस का जो डिस्टेंस जो है वो तो हमेशा स्केलर ही रहेगा, वो ग्रेटर देन है किससे, तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। क्या ये समझ आया कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के 5 मीटर है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। वही मैंने बोला कि आप इनिशियल पॉइंट पकड़ो, फाइनल पॉइंट पकड़ो, यहां से देखो ये कितनी दूर है, 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर के बराबर। तो देखो यहां से हमने क्या देखा कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन किससे,
डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। एक और चीज अगर देखें, जैसे मान लो एक आदमी x इक्वल्स टू 0 से चलना शुरू किया, ये वापस गया x इक्वल्स टू 20 मीटर तक और ये फिर यहीं पे आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट A और ये यहाँ से B तक गया और फिर B से लौट के यहाँ पे आ गया। अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना आएगा? ओ भाई 40 आएगा। डिस्टेंस कितना? पहले 20 गया, वापस 20 आया, तो डिस्टेंस कितना? 40। डिस्प्लेसमेंट कितना? तो देखो यार, इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे है, फाइनल पोजीशन पॉइंट भी यहीं पे है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ पे डिस्टेंस ग्रेटर देन किससे? डिस्प्लेसमेंट। यानी ये यहाँ से एक पॉइंट क्या हमें बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन क्या डिस्टेंस 0 होगा क्या? बट डिस्टेंस कांट बी 0, डिस्टेंस जो होगा वो 0 नहीं होगा। किसके लिए? तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस होगा वो कभी 0 नहीं होगा, हमेशा इंक्रीज ही होता रहेगा। क्योंकि एक बात देखो, भले वो घर लौट के आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे आया? देखो, अगर मान लो इनिशियल स्टार्ट भी यही हो, फाइनल भी यही हो, तो उसकी लेंथ कितनी? एक बार देखो, स्टार्ट भी यही से हुआ और आके यहाँ यहीं पे रुका भी, तो वो कितनी दूर चला है? 0, कुछ चला ही नहीं है ना, वो तो कुछ चला ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? 0। पोजीशन में कितने का चेंज हुआ? 0 के बराबर। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। और एक बात देखो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, हमेशा कैसा होगा? इंक्रीज होता रहेगा। भले वो वहां पे जहां से चलना शुरू किया था वहां पे आ गया, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया? उसका डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखो कि डिस्टेंस will increase continuously, will increase continuously। किसके लिए? तो एक मूविंग बॉडी के लिए, फॉर अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी के लिए जो होगा, फॉर अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी के लिए जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हाँ डिस्टेंस 0 हो सकता है, डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा, लेकिन किसके लिए? अगर बॉडी कैसा हो? रुका हुआ हो, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर आप अपने घर पे ही बैठे हो तो आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई टेबल आपके घर में रखा हुआ है तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो, अगर मूविंग बॉडी की बात करें तो हमेशा इंक्रीज होगा, और अगर एक बॉडी जो रेस्ट पे होगा उसके लिए क्या होगा? 0 होगा। क्या समझ आया ये चीज? हाँ है ना, ये बताओ। एक आखिरी केस और देख लो। जैसे मान लो ये हमने लिया x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू मान लो ये 30 मीटर गया पहले, फिर वापस ये x इक्वल्स टू -10 मीटर पे आया। चलो बोलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ। सही है, डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 70। पहले ये 30 मीटर गया, 30 मीटर वापस आया, 10 मीटर और गया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 70 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा? 70 मीटर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर आएगा? तो देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यहां से वो इधर की तरफ आया, तो ये क्या हो रहा है? इधर के डायरेक्शन में आया। तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए ये बताना जरा। डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? -10 मीटर। बिल्कुल सही है, -10 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि यार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये हमें बताएगा
कि ये माइनस साइन जो है वो हमें किस बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में। हाँ क्या ये समझ आया? माइनस साइन किसके बारे में बताएगा? अरे भाई डिस्टेंस 70 ही तो हुआ, 30 गया 30 आया और 10 इधर और चला, 70 तो हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना? -10। -10 लिखने का मतलब ये होगा कि वो 10 मीटर जो ओरिजिन जो है ना, जहां से मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, वहां से वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया हुआ है, उल्टे डायरेक्शन में 10 मीटर गया हुआ है। मैं अगर केवल 10 लिख दूं मतलब वो यहां से हो सकता है यहाँ पे आया हो, तो इसलिए -10 लिखना जरूरी है। नेगेटिव क्या बताएगा? डायरेक्शन। मैंने एक और चीज आपको वेक्टर में भी बताया था कि जब भी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो उसका जो साइन होता है वो हमें क्या बताता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है। उसका जो साइन होता है वो हमें क्या बताता है? डायरेक्शन के बारे में। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एक बार देखो, हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट वहां 0 आया था, उससे पहले पॉजिटिव, इस यहाँ नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होगा? कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन कभी भी सारे केस हमने देखे, कभी भी डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं आया, या मूविंग बॉडी है तो कभी भी वो रेस्ट पे वो 0 नहीं आया। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ऑलवेज। किसके लिए? फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो होगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, कभी भी 0 नहीं होगा। 0 तभी होगा जब बॉडी रेस्ट पे रहे। क्या समझ आया सभी को? हाँ या ना ये बताओ। चलो अब एक और चीज देखते हैं इसके बारे में कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की अगर वैल्यू निकालें, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक बात बताओ। मैंने अभी बताया था कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी होगा। कुछ केस में मैंने बोला था बराबर भी आया था, पहला केस जो लिया था उसमें इक्वल आया था, उसके बाद बड़ा आया था। तो ये क्या हो सकता है? तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। क्या ये समझ आया सभी को? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? चलो एक और चीज देखो कि यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब अलग हुए थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे देखो यार, थोड़ी देर पहले वो लिखा हुआ था ना, मैंने ये चीज देखो, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखा है मैंने, ये तो लिख रखा है ना। थोड़ा वहां पे जो एग्जांपल लिया था वहां पे यही आया था कि डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वहां ग्रेटर देन आया था और इससे पहले वाले में इक्वल आया था। तो लिख सकता हूं मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डिस्प्लेसमेंट इधर ले आओ, क्या बनेगा? तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये समझ आया सभी को? हाँ या ना? चलो अब एक बात देखो यार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो था वो कब चेंज हो रहा था ये बताओ। ये जरा सोच के बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो था वो कब चेंज हो रहा था, कब चेंज हो रहा था, कब दोनों अलग अलग हो रहे थे? जरा सोच के रिमाइंड करो थोड़ा, और जरा सोचो कि कब किस एग्जाम्पल से अलग होना शुरू करे। बिल्कुल सही है, देवेश ने सही आंसर दिया है कि जैसे ही वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, जैसे ही वो अपना डायरेक्शन चेंज किए उसी समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहे थे। यहां से देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर वो तब नहीं होंगे जब ऑब्जेक्ट जो हो, क्या क्या कंडीशन है? ऑब्जेक्ट, पहली चीज कि अगर वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो तो भी हो सकता है, लेकिन अगर वो डायरेक्शन चेंज करे, क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स डायरेक्शन, चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज कर लिया
तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे। जैसे मान लो एक आदमी ऐसे चलता जाए चलता जाए चलता जाए, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। यहां से देखो, यहां से अगर देखिए एक आदमी स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, ठीक है, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक आदमी इधर जाए फिर वो थोड़ा लौट के इधर आ जाए, अब यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। क्या समझ आया आपको, हाँ या ना? यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा। उसके बाद एक और चीज हो जाए, मान लो एक आदमी ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव करें, तो भी उस केस में क्या होगा, ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस। यहाँ पे भी क्या होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। क्या समझ आया सभी को ये चीज, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे और कब इक्वल नहीं होंगे? क्या ये क्लियर, हाँ या ना? तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा पॉइंट्स वगैरह था, ठीक है। सारी चीजें हमने देख ली, एक एक चीज कि कैसा पॉइंट्स, कैसा ये सब। आगे चल के अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, सबसे पहले थोड़ा ग्राफ, सॉरी ग्राफ बोल रहा हूँ, ये पहले रेट ऑफ चेंज, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो भी बात कर रहे थे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन या पाथ लेंथ, इसकी बात कर रहे थे। लेकिन अब जो आएगा अपना, वो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी के बारे में। अब जो बात करेंगे वो हम किसके बारे में करने वाले हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पहले कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे वो क्या क्या शो करता है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आगे जो हमारा पार्ट आने वाला है ना, उन सब में अब हम रेट ऑफ चेंज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगली क्लास से जो है ना, वो रेट ऑफ चेंज के बारे में सीखेंगे कि ये रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो सब चीजें थोड़ा सीखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्लोप वगैरह का यूज आएगा, तो वो स्लोप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे स्लोप निकालते हैं, तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर अपना आगे हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे,